दो फुलके लंच में। रुआंसी सा चेहरा बनाकर पाटिल साहब कुर्सी पर बैठकर कब से नाश्ता आने का वेट कर रहे थे। पेट भूख से तिलमिला रहा था। दिन के 11 बजने को आए। सुधा बहू सुबह से काम में बिजी रहती। दोनों बच्चों को स्कूल भेजना, उनके पसंद के टिफिन बनाकर देना, बैग दुरुस्त करना। स्कूल बस का हॉर्न सुनाई देता, फटाफट बस तक बच्चों को पहुंचाती। फिर रोहन के ऑफिस जाने का समय। तौलिया से लेकर बनियान तक सब कपड़े सुधा को देने पड़ते। आजकल डाइट वाले खाने पर जोर दे रहा रोहन। वजन जो बढ़ रहा था उसका। शर्ट में बटन लगाने के बाद भी सब जगह से पेट झलकता रहता। खाना भी कम तेल मसाले वाला खाता है। ब्रोकली, गाजर, बीन्स की स्टीम की हुई सब्जी और 2 फुलके अक्सर उसके टिफिन में रहते। ब्रेकफास्ट में कभी दलिया, कभी ओट्स खाकर जाता। रोहन के ऑफिस जाने के बाद थोड़ी शांति मिलती सुधा को। चाय का कप लेकर बैठती, आराम से चाय पीती। बाबूजी के नाश्ते का कोई टाइम नहीं होता। 10 से 11 बज ही जाता। सबका काम खत्म करने के बाद बाबूजी का ध्यान आता सुधा को। पाटिल साहब को सब बर्दाश्त होता, मगर उन्हें भूख शुरू से बर्दाश्त नहीं होती। आखिर उन्होंने बहू को आवाज लगा ही दी। सुधा बेटा, क्या हुआ? अब तक नाश्ता नहीं बना? मेरी दवाइयों का टाइम हो रहा है और बहुत जोर की भूख भी लगी है। अभी लाई बाबूजी। सुधा ने नाश्ता लाकर बाबूजी के सामने टेबल पर रख दिया। वही कल वाली फ्रिज में रखी सब्जी गर्म की हुई और 2 फुलके। सुधा को नाश्ता लाते हुए प्लेट को बड़ी उम्मीद से पाटिल साहब देख रहे होते हैं। पता नहीं बहू क्या ला रही होगी, और उनका मुंह बिना निवाले के ही चलने लगता। जैसे ही प्लेट को देखा, उनका मन बुझ गया। यह क्या बहू, कल वाली सब्जी? हाँ तो आपने तो बड़े चाव से कल खाया था। आज क्या दिक्कत है? खाइए। पाटिल साहब किचन की तरफ जाते हुए बहू को देख रहे थे। भूख लगी थी सो चुपचाप बेचारे खाने लगे। फुलके तोड़ते हुए पुरानी यादों में खो गए पाटिल साहब। सुबह की शानदार चाय माधवी के साथ बैठकर पीने के बाद गमले की गुड़ाई, खाद, पानी पौधों में देने के बाद नहाने चले जाते। आधे घंटे उन्हें पूजा में लगता था। फिर नाश्ता करके ऑफिस निकलते। वैसे अब महीने 2 महीने ही रिटायरमेंट में बचा था। पाटिल साहब पूजा करते रहते मन लगाकर। अक्सर नाक में रसोई में बनती हुई व्यंजन की महक आ जाती और वहीं से अंदाजा कर लेते कि आज माधवी क्या बना रही है। 2 सब्जियां माधवी सुबह बनाती है, एक सूखी, एक तरी वाली। सूखी उनके टिफिन में जाती और तरी वाली से नाश्ता होता। टेबल पर बैठते ही गर्मा गर्म शुद्ध देसी घी के पराठे पाटिल साहब के प्लेट में एक एक कर माधवी देती। 2 पराठे खाते, 2 फुलके लंच में ले जाते। दही उनके रोज के खाने में शामिल था। लंच में 4 खाने वाले डिब्बे में फल भी रहता। तेरे हाथ में जादू है माधवी, कोई तेरे जैसा खाना नहीं बना सकता। आप भी बस कुछ भी बोलते रहते हैं। हम सभी पत्नियों के लिए पति ऐसे ही बोलते हैं। माधवी मुस्कुरा कर बोलती। होठों पर सदा मुस्कान रहता माधवी के। उसका खुद का मानना था, घर की गृहिणी को मुंह लटका कर नहीं रहना चाहिए, सो हर समय खुश रहती। परेशानियों का निपटारा अंदर अंदर करती रहती। जिंदगी है तो उलझन है, बस जरूरत होती है परेशानियों को कुशलता से किनारे लगाने की, जो आम गृहिणियों की खासियत भी होती है। अच्छे से तय समय पर रिटायरमेंट हो गई पाटिल साहब की। एक नए तरीके से जिंदगी ने फिर रहने के तौर तरीके सिखाए। पति पत्नी दोनों अब साथ साथ अधिक समय गुजारते। फोन से रिश्तेदारों से गप करके खूब खुश होते। अक्सर दोनों घूमते फिरते नजर आते।
पाटिल साहब जिंदा दिल टाइप के इंसान हैं। समय का पहिया चल रहा था आसानी से। एक दिन पाटिल साहब सब्जी फल लाने गए हुए थे। उनके दोनों हाथों में थैले भरे हुए थे। लौकी, गोभी, मूली, गाजर, बीन्स, सब ताजी सब्जियों के अनेक प्रकार के साथ। नींबू, हरी मिर्च जरूर होती। थोड़े फल भी लाते जरूर। अभी घर के दरवाजे तक पहुंचे ही थे, वापस बाजार से कि लोगों की भीड़ दिखी फ्लैट के बाहर। उनके पड़ोसी लाचार खड़े दिखे। महिलाएं अंदर थी। क्या हुआ? दहशत हो आई उनको। एकदम डर से गए। अपने सामने अपने काम वाली बाई गीता से पूछा। गीता रो पड़ी। हक्के बक्के दौड़कर बेडरूम में गए तो देखा बेड पर माधवी निर्जीव सी पड़ी दिख रही है। उन्होंने दौड़कर माधवी का हाथ पकड़ा, बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा। एकदम से बेचैन हो उठे। गले में लगा जैसे कुछ जकड़ गया। आवाज ही नहीं निकली। हमेशा की तरह फोन घर पर भूल गए थे पाटिल साहब। उनके मित्रों ने फोन भी किया था। रिंग होने पर पता चला घर में ही टेबल पर फोन पड़ा हुआ था। गीता, जब तक तुम झाड़ू पोछा लगाओगी मैं नहा कर आती हूँ। पाटिल साहब आएंगे तो दरवाजा खोल देना। अपनी बरसों पुरानी ईमानदार काम वाली को नसीहत देकर माधवी बाथरूम की तरफ मुड़ी। कपड़ों को बाथरूम में स्टैंड पर रखा। बाल्टी में पानी के लिए नल खोल ही रही थी कि पैर फिसला और चारों खाने चित गिर पड़ी। नल से सिर जा टकराई थी। कुछ गिरने की आवाज सुनकर पोछा छोड़कर गीता दौड़ कर आई। चिल्लाने लगी। मैडम को ऐसे गिरे हुए देखकर उठाने की बहुत कोशिश की। जब उठाने में वह नाकामयाब हुई तो फ्लोर पर के सारे पड़ोसियों के बेल बजा दी। सारे लोग मिनटों में दौड़ कर आए। किसी तरह से कुछ लोगों ने माधवी को उठाकर बेड पर सुलाया। ऊपर के फ्लोर में डॉक्टर रहते थे। उन्हें फोन कर बुलाया। आते ही देखकर डॉक्टर ने चेक करने के बाद कहा, नो मोर। सिर में गंभीर चोट मौत का कारण बना। हाई बीपी की मरीज भी थी। अब मौत चक्कर आने से हुआ या फिर पैर फिसलने के बाद गिरने से। बाथरूम भी गीला था। सब लोग आपस में माधवी के व्यवहार कुशल होने की चर्चा करने लगे। सबसे हंसकर मिलती थी माधवी। कम बोलती थी। शुरू से मितभाषी थी। व्यक्ति के रहते उसके सामने उसकी बड़ाई करनी चाहिए, उसके जाने के बाद नहीं। मतलब नहीं रहने पर तो सब तारीफों के पुल बांधते हैं। रिश्तेदार भी आ गए शाम होते होते। बेटा बहू पोते पोती सब आ गए। घटना अचानक हो गई और सब बिखर गया। 15 दिन होने को आया। सारा कार्यक्रम खत्म हो गया था माधवी से संबंधित। रिश्तेदार भी लौट गए। कुछ दिनों बाद रोहन को अब अपने काम पर लौटने का समय भी आ गया था। बच्चों की स्कूल छूट रही थी सो अलग। बड़ी मुश्किल से पापा साथ चलने को तैयार हुए। यहाँ आकर जिंदगी जीने के तरीके ही बदल गए। पाटिल साहब एकदम अकेले पड़ गए थे। सबों की अपनी व्यस्तता थी। कोई साथ था तो बस माधवी की यादें। दिन महीने साल गुजरते चले गए। 10 साल होने को आया रोहन के घर रहते रहते। अपने स्वाभिमान को चूर होते देख पाटिल साहब अपने कमरे में लौट आते। पति पत्नी में कोई एक पहले चले जाने से दूसरा अकेला रह जाता है तो जीवन अकेले गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। औरतें फिर भी कष्ट झेल लेती है, पुरुष बहुत अकेला पड़ जाता है। औरतें अपनों के पास रोकर जी हल्का कर लेती है, लेकिन पुरुष ऐसा नहीं कर पाते। हमें अपने अकेले पड़े माता पिता या परिवार में कोई भी सदस्य के साथ अगर यह घटना हो जाती है तो हमें उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए।
कुछ ज़रूरतें जिसको बस ऐसे सदस्य कह नहीं पाते हैं हम सबों से, तो हमें उनके खाने, पहनने, घूमने, मिलने जुलने की हर इच्छा को तवज्जो देनी चाहिए। ईश्वर की इच्छा परम है। रिश्तों के मायने भी बदलने लगे थे अब, अपने आप को बोझ समझते सबके ऊपर। 70 साल की उम्र में ही पाटिल साहब 80 के लगने लगे थे। बेटा भी कुछ बातें अनसुना कर जाता। उनको बेहद तकलीफ होती। ऑफिस का बहुत टेंशन रहता रोहन को। अपने बच्चों तक को समय नहीं दे पाता था। बेटे की हालत पाटिल साहब समझते भी थे और कोई उपाय नहीं था। अब अकेले रहने की हिम्मत भी नहीं बची थी उनकी। कभी कभी गुस्से में बहू कह जाती, गांव जाकर रहिए, हमसे अब आपकी देखभाल नहीं हो पाएगी। जब तक सांस है तब तक आस है, इसलिए निराश नहीं होना चाहिए। ईश्वर निर्विकार है, उनके शरण में आकर बहुत शांति मिलती है। थोड़ा समय अपने मन को एकाग्र कर प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करना चाहिए। समय एक सा नहीं रहता है, हमें वक्त के साथ तालमेल बनाकर चलना ही पड़ता है। उसी में समझदारी भी है। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।